आज के कहानी में हम लोग चैप्टर शुरू करने जाने हैं, जिस चैप्टर का नाम है अपना क्या, एटम। एटम का मतलब परमाणु। अब देखिए कि ये परमाणु जो है, ये परमाणु मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है। तो इसमें जो भी घटनाएं घटेगी वो आपके सामान्य आंख से दिखाई नहीं देगी, लेकिन चीजों की फीलिंग आएगी। तो चीजों को देखना है लेकिन मन के आंखों से देखना है, फील करना है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि ये इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना, ये जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें पढ़ना, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रक्षेपण प्रयोग। अल्फा कण प्रक्षेपण प्रयोग, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, देखिए यह एक प्रयोग है जो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। रदरफोर्ड जे थॉमसन के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। और जे थॉमसन ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उस एटॉमिक मॉडल में उसने क्या कहा था कि कोई भी जो परमाणु है ये तरबूज के जैसा बना हुआ है, और उसमें जो तरबूज का बीज का संरचना है वो इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग बखूबी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता किसको कहा गया था? जे थॉमसन। उस मॉडल के फेल्योरनेस के बाद, एकदम वाहियात सा मॉडल था, बहुत कम इंफॉर्मेशन मिल रही थी, उसके बाद आया एक रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रक्षेपण प्रयोग, जो पहले तो रदरफोर्ड ने खुद से किया, लेकिन फेल्योर हो जाने के कारण अपने 2 स्टूडेंट से करवाया। जैसे मान लीजिए कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक बार बनाए, बड़ी लंबा सा कैलकुलेशन गया, लास्ट में पता चला कि कहीं पर गलती हो गया है, छोटा सा माइनर सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन प्रोसेस सही है। तो हम तुमको क्या बोलेंगे कि देखो ये प्रोसेस है, तुम खुद से बना के देख लो। ऐसे रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया, और रदरफोर्ड कहीं पर थोड़ा सा के लिए फेल्योर हो गए, तो अपने 2 स्टूडेंट्स को इसने कहा कि तुम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। और वो 2 स्टूडेंट क्या किए, इसको कंप्लीट कर लिए। और सबसे पहली बार इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा एटम में न्यूक्लियस वर्ड का यूज किया गया। बात समझ में आ रहा है? एटम में न्यूक्लियस वर्ड का यूज किया गया। तो भाई क्या है ये एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। तो देखिए एक किया क्या गया कि अल्फा पार्टिकल को फेंकने वाला एक गन बनाया गया, जिस गन को आप लोग मान सकते हैं क्या कि ये जनरली होता है क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोग सबसे अच्छा मानेंगे क्या, बिस्मथ। कि इस बीच में जो है, तो इस बीच में जो है सो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, बिस्मथ। अब इस बिस्मथ से क्या होगा कि यहां से अल्फा कण निकलेगा। आपको बखूबी पता हो कि अल्फा पार्टिकल का मतलब, अल्फा कण का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, हीलियम प्लस प्लस। हीलियम प्लस प्लस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल। इसका जो मास होगा हीलियम प्लस प्लस का, ये मास कितना बताया था आपको, 4 AMU। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, जिसका मास कितने का होगा, 4 AMU का। और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इस पर हम लोग चार्ज का बात करेंगे तो चार्ज कितना होगा, +2e के बराबर। अब देखो कि अगर इस बिस्मथ से ये अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो यहां से ये कैसे भी करके जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में यहां से ये अल्फा पार्टिकल जा सकता है। लेकिन इससे बचाने के लिए हम लोग क्या किए कि इससे बचाने के लिए कि ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाए, सीधे चले, लीनियर चले, इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर ग्लास का छोटा छोटा टुकड़ा का अलाइनमेंट हम लोग लगा देते हैं। जिस ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े से होता क्या चीज है, जिस ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े के कारण ये अल्फा पार्टिकल ना तो इधर जा पाता है, और नीचे भी हम लोग सेम काम करते हैं कि नीचे भी छोटा छोटा ग्लास का लेड का जो है सो हम लोग इस तरीके का सिस्टम लगा देते हैं, जिस सिस्टम के कारण ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा,
कि ऊपर नीचे नहीं भागेगा, ये जो भी अल्फा पार्टिकल यहां से फायर होगा वो सीधे सामने आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, ये जरा सा ध्यान देना, यहां बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाली है कि इसके सामने में हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने में जो है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्रीन लगाते हैं, किसका, गोल्ड का। ये जो है क्या है, सोना का जो है, ये किसका, गोल्ड। गोल्ड को क्या लिखते हो, AU लिखते हो ना, AU 79 है ना, AU इसका एटॉमिक नंबर है कितना, 79। AU 79 का जो ये है, ये छोटा सा फॉइल है, फॉइल का मतलब पॉलीथीन के जैसा, और ये पॉलीथीन कैसा है, तो एकल परमाणु है, एकल परमाणु सतह, एकल परमाणु सतह वाला जो है, तो ये क्या है, स्वर्ण पत्ती है। अब देखो कि एकल परमाणु सतह को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, या सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा कि जो कोई भी ठोस है वो बहुत छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ होता है। एक ये यूनिट है तो इसके चारों तरफ बहुत सारे यूनिट घिरे हुए होंगे, तब जाकर के एक सॉलिड बनता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब इसके आगे भी होगा, पीछे भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, फिर उसके आगे पीछे करके ऐसे संरचना बनेगा तो पूरा का पूरा एक ठोस बनेगा। लेकिन ये जो स्वर्ण पत्ती है, ये स्वर्ण पत्ती इतना पतला है कि इसके एक सतह में केवल एक ही परमाणु है, न इसके आगे कोई है न इसके पीछे कोई है, इतना पतला ये पत्ती है। अब जरा सा आंख बंद करके सोचो कि हमको कहा गया है क्या कि एटॉमिक मॉडल में किसी भी परमाणु के सबसे मध्य में नाभिक स्थित होता है, और नाभिक में जो है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अगर ये सोना का नाभिक है, गोल्ड का नाभिक है, तो इसमें 79 प्रोटॉन और 79 न्यूट्रॉन होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसके चारों तरफ के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है सो इस ऑर्बिट में घूमेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 79। इसके बाद भी कक्षाएं होंगी। आप ये बात सोचिए कि केवल एक छोटे से जगह न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन है और 79 न्यूट्रॉन है, और इसके बाद का बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत छोटा छोटा, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा कण है, ये मैं कल बताया, बहुत छोटा छोटा कण है जो इतना बड़ा क्षेत्र में घूम रहा है। कहने का मतलब एक पूरी बिल्डिंग है, इस पूरे बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में 100 आदमी है। बात समझ में आ रहा है? अब पूरा बिल्डिंग में कहीं कहीं खाली है, कहीं कहीं एक आधा आदमी है, मतलब इसका इस पोर्शन में अधिकतर भाग क्या होगा, खाली भाग होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और न्यूक्लियस में क्या होगा, हाईली क्राउडेड होगा। दो बातें समझ में आई कि न्यूक्लियस क्या होगा, हाईली क्राउडेड होगा। ये सब मैं अभी रिजल्ट ही बता रहा हूं आपको, एक्सपेरिमेंट क्या है इस पर बाद में आएंगे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब नाभिक में कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब सराउंडिंग में कैसा चार्ज होगा। आप जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट। मतलब अधिकतर जगह खाली है। अब तुम सोच लो कि अगर ये ऐसे ही एटम बना हुआ है, तो अगर हम कोई छोटा सा पत्थर लें, आप पत्थर को ऐसे हम यहां पर फेंकें तो ये आर पार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? खाली जगह है यहाँ पे यार, खाली जगह है, यहां से फेंकेंगे, मान लो खिड़की से कोई चीज फेंकेंगे और रॉड में टच नहीं हो तो खिड़की से उस साइड चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो ये वैसा ही खिड़की मान लो जिसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, बीच में नाभिक पूरा भरा हुआ है, नाभिक पर फेंकोगे तो आर पार नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जहां खाली जगह अगर वहां पे लग गया, तो वहां पर लग गया तो क्या होगा, आर पार चला जाएगा। खिड़की में आप पत्थर फेंकिए, हो सकता है कि कोई पत्थर रॉड से टकरा के आपके तरफ आ जाए, हो सकता है कि कोई उधर चला जाए, कोई इधर चला जाए, लेकिन अधिकतर पत्थर क्या होगा कि खिड़की के बीच से उस साइड चला जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो स्वर्ण सतह है, सोना का जो सतह है, सोना का बना हुआ एकल परमाणु वाला सतह, इस परमाणु सतह का आप देखिए कि यहां से जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, तो ये एक्सपेरिमेंट कहता है क्या कि यहां से अल्फा पार्टिकल, यहां से अल्फा पार्टिकल, जो कि अल्फा पार्टिकल
पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर में पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां से फेंका जाएगा। किस पर फेंका जाएगा भाई, तो इस स्वर्ण सतह पर ये यहां से फेंका गया, ये यहां से आया कहां पर टकराने के लिए, इस स्वर्ण सतह पर टकराने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से देखो कि अगर किसी चीज को फेंका जाएगा तो यहां फेंकने के लिए, किसी भी चीज को गति देने के लिए उसके पास में कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होना चाहिए। तो इस अल्फा पार्टिकल के पास जो यहां पर प्रारंभ में जो इसका काइनेटिक एनर्जी होता है, ये काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है। बात समझ में आ रहा है। मतलब यहां से जितने भी अल्फा कण निकलेंगे, यहां अनंत भंडार है अल्फा कण का, और अल्फा कण जो यहां से निकलेगा वो सब अलग अलग गतिज ऊर्जा से निकलेगा। किसी का गतिज ऊर्जा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगा तो किसी का 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब अल्फा पार्टिकल का जो गतिज ऊर्जा का रेंज है वो न्यूनतम 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अधिकतम 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये एनसीईआरटी कहती है, कहीं कहीं पर लोग 8 भी लेके चलते हैं, 7.5 भी लेके चलते हैं। इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, जो एनसीईआरटी लेके चलता है वहां से चलना है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि यहां से गतिज ऊर्जा देंगे तो इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया क्या कि अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज यहां से आया और सीधे निकल गया, इसका मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है। अगर अल्फा पार्टिकल आया और दूर भागा, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको दूर भगाने वाला जरूर इधर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इसको भगा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। दो बातें हो सकती है क्या, कि अगर हम यहां से फेंकेंगे, सिंगल एटॉमिक है तो तुमको पता होना चाहिए कि एटम के बीच में भी गैप होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बीच में भी गैप होता है, ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल भी बहुत छोटा ही है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से फेंके, आर पार चला गया, फेंके आर पार चला गया, फेंके आर पार चला गया। यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, एकदम धर 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 मशीन गन के जैसे। बात समझ में आ रहा है। एकदम मशीन गन से यहां अल्फा पार्टिकल आया और इस स्वर्ण पत्तल पर जब टकराया तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल, अधिकतर का मतलब कितना, 99.84%। बात समझ में आ रहा है। 99.84% अल्फा पार्टिकल सीधे आया और उस साइड टकरा गया। बात समझ में आ रहा है। अब इस साइड में जो है, तो इस साइड में इसने क्या किया था कि यहां पर क्या किया था, एक डिटेक्टर लगाया हुआ था। एक क्या लगा हुआ था, डिटेक्टर। जिस डिटेक्टर में ये जनरली जो होता है, ये क्या होता है, गैलियम या सिलिकॉन का पट्टी होता है। इस पट्टी पर जब अल्फा पार्टिकल टकराएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पर लाइट ब्लिंक करेगा। बात समझ में आया। ये ऐसा स्क्रीन लगाया हुआ है, ऐसा स्क्रीन लगा हुआ है, ये जनरली ZNS होता है, ठीक ना, ZNS का। अब देखिए कि ये जो स्क्रीन लगाया हुआ है, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि यहां पर जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो इस स्क्रीन पर अगर टकराएगा तो क्या होगा, लाइट जलेगा। बात समझ में आ रहा है। लाइट जलेगा। अब लाइट जला तो देखा क्या कि अधिकतर समय में जो ये लाइट ब्लिंक हो रहा है, ये लाइट ब्लिंक इसके सामने में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो यहां से आया, वो जो यहां सोना का जो फॉइल रखा हुआ था उससे सीधे आर पार हो गया, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है। और सीधे आर पार हुआ। फिर ये देखा क्या कि इधर तो अधिकतर समय में लाइट जल ही रही है, इधर कभी कभी जल रही है, इधर कभी कभी जल रही है, इधर और ज्यादा कभी कभी जल रही है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब सामने सामने सबसे अधिक पार्टिकल टकरा रहा है। कितना, तो जितना पार्टिकल यहां से छोड़ा गया उसका 99.84%, करीब करीब सारा। बात समझ में आ रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या है, जिस ऑब्जर्वेशन में हम लोग एक एक करके ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए कि पहला रिजल्ट देखिए, इसमें कहता है क्या, पहला रिजल्ट में क्या कहता है, पहला ऑब्जर्वेशन जो है, ये पहला ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, कहा क्या कि अधिकतर अल्फा कण, ठीक ना, अधिकतर अल्फा कण का मतलब हुआ क्या,
अधिकतर अल्फा कण कितना 99.84%, ठीक ना, बिना विस्थापन के सीधे निकल जाती है। बिना विस्थापन के मतलब उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिना विस्थापन के कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। क्या कि देखा क्या कि इतना ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसमें से 99.84% में दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सीधे यहां से आया यहां टकराया, यहां से आया यहां टकराया। बात समझ में आ रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन में ये क्या कहता है, दूसरा ऑब्जर्वेशन जो आपका 1.6% बच गया, 0.16%, 100 करने के लिए 0.16 करना पड़ेगा, तो 0.16% जो अल्फा कण बच गया, अल्फा कण का विस्थापन, अल्फा कण का विस्थापन बहुत कम देखा गया, बहुत कम देखा गया। इसका विस्थापन बहुत कम, कितना, लेस देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से भी कम विस्थापन हुआ। अब तुम सोच लो 1 डिग्री कितना छोटा कोण है, और उससे भी कम विस्थापन देखा गया। बात समझ में आ रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो था, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन में देखा क्या कि 8000 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक का, 90 डिग्री से अधिक का विस्थापन दिखा रहा था, 90 डिग्री से अधिक का विस्थापन दिखा रहा था। कि मतलब 8000 में से कोई एक कण ऐसा था जो 90 डिग्री का विस्थापन दिखा रहा था। मतलब क्या कि यहां पर मान लीजिए कि यहां से अल्फा कण चल रहा है, अल्फा कण चल रहा है, यहां पर गोल्ड फॉइल रखा हुआ है, तो यहां से आया और ऐसे विस्थापित हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पर टकराया नहीं, ऐसे विस्थापित हो गया 90 डिग्री। क्या होना था कि यहां से जितना भी कण आएगा अल्फा कण, ये कण यहां से आएगा, कुछ ऐसे चला जाएगा, कुछ ऐसे चला जाएगा, लेकिन अधिकतर जो है तो कैसे जाएगा, सीधे। कितना, 99.86% जो है, 84% सीधे चला गया बिना विस्थापन के, और जो 0.16% बचा ये कितना का, 1 डिग्री से भी कम का विस्थापन दिखाया। अब सोचो कि 8000 कण अगर फायर हुआ तो कोई एक कण था जो 90 डिग्री से अधिक का विस्थापन दिखा रहा था। और चौथा जो है, ये चौथा क्या कहता है कि 10 का पावर 6 अल्फा कण में से, 6 अल्फा कण में से एक कण 180 डिग्री का विस्थापन दिखा रहा था, विस्थापन दिखा रहा था। अब देखिए इस 4 ऑब्जर्वेशन को आप देखिए, क्या अधिकतर तो सीधे निकल गया, अधिकतर पत्थर सीधे निकल गया, इसका मतलब इस खिड़की का अधिकतर भाग जो है वो खाली है, वहां कुछ है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड का जो एटम है, जो परमाणु है, उसका अधिकतम भाग क्या है, खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है। दूसरा बात कि जो 0.16% भाग है वो थोड़ा थोड़ा विस्थापन दिखा रहा है। इसका मतलब अल्फा कण जो कि एक धनात्मक आवेश वाला कण है, धन आवेश वाला कण है, इसको कोई विस्थापित करे तो या तो वो कोई धन आवेश होगा या तो वो कोई ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश अपने तरफ खींच के विस्थापित करेगा, धन आवेश क्या करेगा, धकेल के विस्थापित करेगा। लेकिन यहां पर भाई ऋण आवेश का कोई औकात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कितना, 0 जैसा कंसीडर हो रहा है अल्फा पार्टिकल के सामने। बात समझ में आ रहा है। तो अल्फा पार्टिकल को अगर कोई डिस्प्लेस्ड कर दिया, इसका मतलब कोई ना कोई वो भारी कण है, और भारी कण है तो मान लो कि यहां सामने से जो है सो फायरिंग चल रही है, और फायरिंग चल रही है, हम सामने खड़े हैं, अधिकतर गोली आई पॉजिटिव चार्ज और हमको चीर के सीधे निकल गई, सामने पीछे निकल गई। लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज और मेरे अंदर भी अगर कहीं पर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, कहेगा अच्छा आओ, यहीं से रिपेल कर देगा, यहीं से रिपेल कर देगा।
लेकिन बहुत, लेकिन जो गोली सोचो कि सामने सामने आया एकदम पॉजिटिव पे, एकदम सटेगा और फिर कहेगा अच्छा तुम भी पॉजिटिव ही हो, वापस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आया और इसी रास्ते पर क्या हुआ, वापस हो गया। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। कितना में से, तो 10 का पावर 6 अल्फा कण में से कोई एक अल्फा कण ऐसा है जो कितने का विस्थापन दिखाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे शरीर में कहीं एक बहुत छोटा सा ऐसा जगह है जहां पर धन आवेश है। पूरे शरीर में क्या है, कहीं एक छोटा सा जगह है जहां पर क्या है, धन आवेश है। क्यों? कि अधिकतर गोली तो चीर के निकल गया। अगर पूरा बॉडी में पॉजिटिव चार्ज रहता तो गोली आता, इधर जाता, इधर जाता, इधर जाता, शरीर में तो कोई नहीं सड़ता। लेकिन क्या हुआ भाई कि एक जगह जब 10 का पावर 6 गोली चल गया तो कोई एक गोली के साथ ऐसा हुआ क्या कि आया और यहां से सीधे वापस चला गया। क्या सर, ऐसा तो केवल फिल्मों में होता है, साउथ के फिल्मों में, है ना? तो आया और वापस चला गया। इसका मतलब क्या कि पूरे बॉडी में कहीं बहुत छोटा सा ऐसा जगह है जहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रहा है? ये सब थोड़ा बहुत विस्थापन दिखलाया। तो थोड़ा बहुत जब विस्थापन दिखलाया इसका मतलब क्या, देखो कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी तो आया होगा और यहां से क्या होगा, ये थोड़ा सा विस्थापन दिखा करके चला गया होगा। ये विस्थापन कितने का, 1 डिग्री से भी कम का। बात समझ में आया कि नहीं? कोई जो है सो अल्फा पार्टिकल ऐसे आया होगा और ऐसे आया होगा और यहां से ये क्या किया होगा, थोड़ा सा विस्थापन दिखा के चला गया होगा। लेकिन 10 का पावर 6 अल्फा कण में से एक अल्फा कण हुआ कि ऐसे आया, यहां पर देखा कि भाई कोई पॉजिटिव चार्ज है और फिर से इसी रास्ते पर क्या हो गया, वापस हो गया। कभी रामायण देखे हो? लव कुश का और भरत का युद्ध देखे हुए हो? लव कुश भरत से लड़ता है कि शत्रुघ्न से लड़ता है? दोनों से लड़ता है। चलो, अंतिम में राम से भी लड़ता है, वो भी देखे हुए हो? तो राम से जब लड़ता है तो तुम देखते हुए होगे कि वो तीर छोड़ता है, राम के पास जाता है और प्रणाम करके वापस आ जाता है। वो भगवान थे, इसीलिए पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कोई भगवान भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। यहाँ कहा कि भाई जितना दूर में पॉजिटिव है, हाँ बगल से जाएंगे तो देखेंगे तो आराम से निकल जाएंगे साइड पकड़ के, बगल से जाएंगे तो आराम से साइड हो जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन आर पार चले जाएंगे। लेकिन अगर ठीक सामने सामने आ गए तो ठीक सामने सामने आ गए तो यहाँ से क्या होगा, ठीक ऐसे सोचिए यार, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। हम पिए हुए हैं, सामने से मेरे पापा आए उधर से, उधर से आए तो हम यहाँ से ऐसे कट लिए। लेकिन अगर आए और एकदम देखे अच्छा सामने ही है, क्या होंगे, सीधे वापस। अब तो अगल बगल जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब क्या कि यहां से जितना अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इस पूरे गोल्ड फॉइल का अधिकतर भाग क्या है, खाली है। और अधिकतर भाग खाली है, इसीलिए क्या हो रहा है, आर पार हो जा रहा है। बहुत कम, कितना, 0.16% अल्फा कण केवल थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और 8000 में से एगो 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और 10 का पावर 6 में से एगो 180 डिग्री का। मतलब तुम सोचो कि 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करने वाला कितना कण है। पहले तो 0.16% डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और उसमें भी 10 का पावर 6 में एगो 180 का जो है सो डिफ्लेक्शन शो कर। इसका मतलब कितना, बहुत कम रेट है डिफ्लेक्शन 180 डिग्री होने का। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या कि जो पूरा गोल्ड का फॉइल था उसका अधिकतर भाग कैसा था, खाली था, इसीलिए आर पार चला गया। बात समझ में आ रहा है? बहुत छोटे भाग में धन आवेश था जो धन आवेशित अल्फा कण को क्या कर रहा था, विस्थापित कर रहा था। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद कोई जरूरी है कि यहां पर हमेशा स्वर्ण का ही रखें, गोल्ड का ही रखें? एक्सपेरिमेंट किया गया है, अलग अलग तरह का भी मेटल रखा हुआ होगा। तो अलग अलग धातु के पत्ती के लिए देखा कि विस्थापित अल्फा कणों की संख्या जो है वो भी अलग अलग थी। मतलब चांदी अलग तरह का, लोहा अलग तरह का, सबसे जो विस्थापित कणों की संख्या थी वो क्या थी, अलग अलग थी। बात समझ में आ रहा है? तो अगला पॉइंट इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या, अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट हम लोग इसमें ऐड करेंगे क्या कि अलग अलग, कि अलग अलग पत्तियों के लिए, अलग अलग पत्तियों के लिए, और पत्तियां कैसा है, पत्ती कैसा है, धात्विक, धातु का बना हुआ, ठीक ना? पत्तियों के लिए, अरे यार ठीक है ना, चलो अलग अलग पत्तियों के लिए, तो वो वाला पत्ती सोच लिए थे,
बेचारा वाला। अच्छा, अलग अलग पत्तियों के लिए विस्थापित अल्फा कणों की संख्या, अलग अलग पत्तियों के लिए विस्थापित अल्फा कणों की संख्या जो है वो भी क्या थी, अलग अलग थी, अलग अलग थी। ये पॉइंट हुआ। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कि अगर यहां सिल्वर का रख देते तो जो 10 का पावर 6 था वो हो सकता है चेंज हो जाता, ठीक ना। अगर आयरन रख देते तो ये भी 10 का पावर 6 और भी क्या हो जाता, चेंज। मतलब अलग अलग अगर हम स्क्रीन रख रहे हैं तो इसकी संख्या भी क्या हो रही है, अलग अलग। तो ध्यान से देखना कि पहला जो है, जो पहला ऑब्जर्वेशन है, ये पहला ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि अधिकतर 99.84% सीधे निकल गया। तो यहां से पत्थर फेंको और खिड़की से सीधे बाहर चले जाए, इसका मतलब अधिकतर भाग खिड़की का क्या है, खाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.16% अल्फा कण जो है तो बहुत कम का विस्थापन दिखाया है, बहुत कम का। अब देखो ये तो 0.16% ऑलरेडी बहुत छोटा डाटा है, और ये भी कितने का विस्थापन दिखा रहा है, बहुत कम का विस्थापन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो कि अब इस डाटा में से 0.16% में से 8000 में से कोई एक कण है जो 90 डिग्री से विस्थापित हो रहा है, और 10 का पावर 6 में से कोई एक कण है जो 180 डिग्री का विस्थापन दिखा। तो सोचो कि अगर थोड़ा बगल से गया तो ऐसे निकल गया थोड़ा सा विस्थापन लेके, थोड़ा और नजदीक गया तो थोड़ा और अधिक विस्थापन हुआ, थोड़ा और नजदीक गया और अधिक का विस्थापन हुआ, 90 डिग्री का। कितना का, 8000 में से एक कण का। लेकिन जो सामने सामने आ जाएगा उसका विस्थापन क्या होगा, 180 डिग्री पर। कितने में से, 10 का पावर 6 में से एक कण का। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत छोटा भाग ऐसा है जहां पर क्या है कि धन आवेश केंद्रित है। मतलब पूरे परमाणु के बहुत छोटे से भाग में से जो है तो धन आवेश केंद्रित है, और इसी केंद्रित धन आवेश वाले भाग को नाम दिया गया क्या, नाभिक। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से अब देखिए कि ये ऑब्जर्वेशन था, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो निष्कर्ष आया, ये निष्कर्ष क्या क्या आया, ये जो है सो निष्कर्ष क्या क्या आया, ये चीज आप देखिएगा। यहां से जो है सो निष्कर्ष क्या क्या आया है। तो निष्कर्ष में जो है सो आप देखिएगा कि निष्कर्ष में जो पहला निष्कर्ष है ये कहता क्या है कि परमाणु का अधिकतम भाग जो है, परमाणु का अधिकतम भाग कैसा है, खाली है। परमाणु का अधिकतम भाग क्या है, खाली। कारण क्या है कि अधिकतर अल्फा कण तो सीधे निकल गया है, उसमें कोई विस्थापन ही नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा निष्कर्ष क्या है, दूसरा निष्कर्ष यह है कि परमाणु के बहुत छोटे भाग में, बहुत छोटे भाग में धन आवेश उपस्थित है। बहुत छोटे भाग में क्या है, धन आवेश उपस्थित है, और इसी छोटे भाग को जिसे बाद में क्या कहा गया, इस समय में नहीं कहा गया, जिसे बाद में नाभिक कहा गया, जिसे क्या किया गया, बाद में नाभिक कहा गया। दो बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? तीसरी बात देखिए, आप कह रहा है क्या कि अलग अलग कणों के लिए जो है तो विस्थापित कणों की संख्या क्या थी, अलग अलग। इसका मतलब अगर कोई बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अधिक को डिफ्लेक्ट कर देगा, और छोटा होगा तो वो क्या करेगा, कम को। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो आवेशों की संख्या होती है ये भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इस बात से तीसरा न्यूक्लियस क्या लिखा कि अलग अलग परमाणुओं के, अलग अलग परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेश की मात्रा, उपस्थित धन आवेश की मात्रा भी क्या होती है, धन आवेश की मात्रा भी अलग अलग होती है। ये इतना चीज जो है तो कहां से मिला है, ये कहां से मिला है, ऑब्जर्वेशन से। दूसरा बात ये देखो कि अगर आपको याद हो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, तो आपको बोले थे कि कोई भी कण अगर गतिमान है
तो वो क्या करती है, रेडिएशन छोड़ती है। उससे क्या होता है, तरंग उत्सर्जित होता है, और तरंग क्या है, ऊर्जा है। तो कोई भी कण अगर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो धीरे धीरे इसका ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर मेरे पॉकेट में पैसा और मैं ऐसे उड़ाते हुए निकलूं तो मेरा पैसा क्या होता जाएगा, धीरे धीरे, तो ऊर्जा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और ऊर्जा धीरे धीरे घटता जाएगा, इसका मतलब कि किसी भी चीज का जितना पॉजिटिव ऊर्जा है वो उतना स्वतंत्र है। धीरे धीरे ऊर्जा लेवल 0 हो गया तो उसको कोई ना कोई अपने तरफ खींच लेगा। ऊर्जा घटेगा तो क्या होगा, कोई ना कोई अपने तरफ खींच लेगा और मिला लेगा। अब देखो कि इतना ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड गलती कहां कर दी। रदरफोर्ड सोच लिए मॉडर्न फिजिक्स से क्या, कि अगर कण त्वरित हो रहा है इसका मतलब इससे ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। बात समझ में आ रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अब देखो कि अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा भाई, तो कहे थे क्या कि इधर नाभिक है, इधर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और इसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस तक तो ये ठीक थे यहां तक। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके बाद इन्होंने कहा कि इस नाभिक के चारों तरफ जो है सो इलेक्ट्रॉन गति करती है। अब जब इलेक्ट्रॉन गति करेगी तो इस इलेक्ट्रॉन के गति करने से भी वेग से, अल्फा त्वरण से जो है सो इससे क्या होगा कि रेडिएशन निकलेगा। इससे क्या होगा, रेडिएशन निकलेगा, और रेडिएशन निकलेगा तो इसका ऊर्जा स्तर जो है, इसका ऊर्जा स्तर जो है सो क्या होगा, घटने लगेगा। इसका ऊर्जा स्तर घटने लगेगा, और किसी का भी जब गतिज ऊर्जा घटेगा तो उसका वेग भी घटेगा और धीरे धीरे इसके नजदीक आने लगेगा। तो ये इस सिद्धांत पर कहे क्या कि जब इसका ऊर्जा स्तर भाई घटने लगेगा तो ये घूमते घूमते इसका घूमने का रास्ता भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और लास्टली ये किस में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये यहीं पर फेल्योर थे। इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में, ध्यान देना किसी भी वर्ड पर, यहीं पर फेल हुआ था, किसी भी कक्षा में घूमता है, किसी भी कक्षा में घूमता है। अब किसी भी कक्षा में घूमता है भाई, इसका मतलब किसी भी का मतलब किसी में भी कोई फिक्स एनर्जी लेवल इसके पास नहीं है। फिक्स एनर्जी लेवल नहीं है तो धीरे धीरे इसका वेग घटते 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 इसको कहां पर लेके चला जाएगा, नाभिक में। तो कहा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को जो है, तो एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक तक आने में, एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक तक आने में जो समय लगा, आने में लगा समय जो था, ये लगा समय इसने कैलकुलेट किया कितने का, 10 का पावर -8 सेकेंड। देख लो कितना छोटा टाइम। मतलब एक न्यूक्लियस ऑर्बिट में घूमते घूमते नाभिक तक पहुंचने में कितना समय लेगा, 10 का पावर -8 सेकेंड का। भाई नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज के बिल्डिंग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बम्बार्डमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। अब बम्बार्डमेंट हो जाएगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये चीजें। यहीं पर क्या होता है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल्योर हो जाता है। क्या कि ये निश्चित ऊर्जा को नहीं दिखा पाते हैं। ये कहते हैं क्या कि यहां से जो रेडिएशन निकल रहा है, ये रेडिएशन एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, रेडिएशन का मतलब लाइट समझो, लाइट का मतलब कलर समझो। तो ये कहते हैं क्या कि ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है, लगातार बन रहा है, लगातार घट रहा है, और घटते 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 नाभिक में आ गया। बात समझ में आ रहा है। तो ये फेल कहां पर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहते हैं क्या कि हाँ एक कंटिन्यूअस में चलता है, जबकि बाद में इस बात का पता क्या चलता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा स्तर है ये एक फिक्स होता है, और यहां किसी भी ऑर्बिट में नहीं, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। बात समझ में आ रहा है। ये रदरफोर्ड की कमियां होती है। रदरफोर्ड साहब किए क्या इस एक्सपेरिमेंट से, तो किसी भी परमाणु के नाभिक का वो आकार का पता लगाने लगे। कैसे आकार का पता लगाएंगे, तो देखो कि मान लो कि यहां पर मेरा हाथ नाभिक है और यहां से अल्फा कण आ रहा है, तो जो ऐसे आया वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, कोई ऐसे आया ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन जो सीधे सीधे आएगा वो ऐसे आएगा और ऐसे वापस जाएगा। तो अगर सोचो कि कम वेग से आया, कम गतिज ऊर्जा लेकर के आया, तो दूर से ही सलाम करके चला जाएगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर बहुत हाई स्पीड से आया, हाई काइनेटिक एनर्जी, जाएगा एकदम नजदीक तक, जब तक सट न जाए, और सट जाए तब वापस आएगा 180 डिग्री पर। तो हाईली काइनेटिक एनर्जी से अगर हम भेजें किसी इलेक्ट्रॉन अल्फा कण को न्यूक्लियस के पास, अब वो जितना दूर से वापस आ जाए उसी दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे कि इस परमाणु का त्रिज्या, इस परमाणु का क्या मान लेंगे? त्रिज्या। मान लो कि ये है परमाणु का नाभिक, और यहां से आया अल्फा कण, अल्फा कण कम ऊर्जा से आया, यहां से आया और यहीं से राम सलाम कह के वापस चला गया। हम और अधिक ऊर्जा दिए इसके पास, और दूर गया, अब घूम के वापस आ गया, और अधिक ऊर्जा दिए, और दूर गया, और घूम के आ गया। सबसे अधिक ऊर्जा दिए, गया एकदम सट के, हाँ भाई साहब नाश्ता पानी हो गया, अब वापस आया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस नाभिक का त्रिज्या यही वाला तो त्रिज्या होगा। कब त्रिज्या का पता चलेगा? जब इसको अधिकतम गतिज ऊर्जा दे करके भेजे हैं तो सबसे नजदीक जाके वापस आया है। तो यहां से हम लोग नाभिक के त्रिज्या के बारे में एस्टिमेशन कर सकते हैं। कब? जब कण को भेजें अधिकतम गतिज ऊर्जा से, तब। तो अब देखो कि नाभिक का जो है, तो नाभिक का जो है तो त्रिज्या का कैसे अनुमान लगाया गया, बात समझ में आया? तो हम लोग यहां से देखेंगे क्या कि नाभिक के आकार का अनुमान, नाभिक के आकार का अनुमान, नाभिक के आकार का अनुमान कैसे लगाया गया, इस चीज को जरा सा देखना है। इसको बोलते हैं क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की सबसे नजदीक, क्लोजेस्ट अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है क्या? पैरवी लगाना सर। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, कि अल्फा कण नाभिक में सबसे नजदीक कहां तक पहुंच पाया है। तो इसी नजदीक पहुंचने की दूरी से हम लोग क्या करते हैं, नाभिक के आकार का अनुमान लगा लेते हैं। मतलब त्रिज्या का अनुमान लग जाए तो नाभिक का आकार का अनुमान लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहां से देखना, समझना, यहां से मैथमेटिकल चीजें हैं। यहां से मैथमेटिकल चीजें हैं क्या? तो यहां से मैथमेटिकल चीजें हैं क्या? कहता है क्या, मान लो कि यहां से जो है सो अल्फा कण निकाला जाएगा, अल्फा कण यहां से निकलेगा, अल्फा कण, इस अल्फा कण का जो काइनेटिक एनर्जी है ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, मतलब इसका अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है वो कितना? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है बात? अल्फा कण शुरू में जो है तो यहां पर है। मान लो कि जो गोल्ड का नाभिक है, जो गोल्ड का नाभिक है वो है यहां पर, और इसका त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं क्या, थोड़ा देर के लिए, R0 के बराबर में। अब देखिए कि इस R0 के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कण कहां पर है? एट इंफिनिटी, बहुत दूर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना दूर है? बहुत ज्यादा दूर है। अब क्या होगा कि ये अल्फा कण, अब क्या होगा कि ये अल्फा कण जो है सो यहां से चलेगा। हम जो अल्फा कण को भेज रहे हैं वो हाई काइनेटिक एनर्जी से भेज रहे हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी कितना से? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन का। अब हाई काइनेटिक एनर्जी से भेजेंगे तो ये अल्फा कण जो है सो पहुंच जाएगा कहां तक? यहां तक, इसके एकदम नजदीक तक। और तब यहां पहुंचने के बाद जो है तो ये यहां से क्या होगा? बैक होगा। बात समझ में आ रहा है? यहां से क्या होगा? ये बैक होगा। अब देखो कि यहां पर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो यहां पर मान लो कि यहां पर मान लो क्या कि लेट यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो था वो था कितना? के। यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमको अभी पता नहीं है कि 5.5 आएगा कि 5.6 आएगा, ये सब पता नहीं है। लेकिन अगर यहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में अगर ये गोल्ड न्यूक्लियस है, अगर ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो गोल्ड का न्यूक्लियस है तो इसका एटॉमिक नंबर Z बराबर कितना? 79। इस पर चार्ज कितना होगा? 79 E के बराबर। बात समझ में आ रहा है? ये गोल्ड के लिए। लेकिन अभी छोड़ो इस बात को, अभी हम लोग केवल मानते हैं कि कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? Z है। अगर एटॉमिक नंबर Z है तो हम लोग अगर बात करेंगे चार्ज का, तो चार्ज बराबर कितना हो जाएगा? और कैसा चार्ज? मतलब इस न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है? प्लस ZE के बराबर में। ये अल्फा कण है, इस अल्फा कण पर चार्ज है कितना? प्लस 2E। देखो कि अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो K Q1 के जगह पर 2E,
Q2 के जगह पर कितना, और नीचे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, मतलब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि कण यहां से चला, बहुत स्पीड में चला, चला 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 बहुत स्पीड में, धीरे धीरे स्पीड कम हुआ, यहां पर पहुंचा पॉजिटिव के पास, तो एकदम आएगा पॉजिटिव के पास आएगा तो रुक जाएगा फाइनली, क्या कि अरे तेरी पिताजी सामने आ गए, एकदम पी के टुल है सामने, एकदम आंख खुला के पापा जी हैं, क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जैसे ही रुके तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0। ये है तुम्हारा क्या, फाइनल कंडीशन, जब अल्फा पार्टिकल एकदम इसके नजदीक में पहुंच गया, अरे तेरी तो पॉजिटिव चार्ज है, रुको अब यहां से वापस भागना है, तो यहां से आएगा पहले रुकेगा तब तो वापस भागेगा, फाइनली क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जरा सा देखिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखिएगा तो के Q1 के जगह पर अभी भी ये अल्फा पार्टिकल ही है, और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है कितना, 2 इनटू वही न्यूक्लियस है, इस पर चार्ज है कितना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना। अगर R0 का वैल्यू निकल जाए तो इस न्यूक्लियस का रेडियस निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा कि नहीं। अब देखिए कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं क्या कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है क्या, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है क्या, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है भाई कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर। यही ना ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कुल ऊर्जा संरक्षित रहता है, जितना शुरू में उतना ही बाद में। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी का मान है कितना, 0 है ना, काइनेटिक एनर्जी का मान है कितना, के मान लिए हैं, बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है कितना, ये 2ZE² R0, ठीक है। इसको कितना लिखते हैं, के 2ZE मिलके E² और नीचे कितना R0, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कितना लिखेंगे, के 2ZE² अपॉन कितना R0 और प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। यहां पे था कि R0। बात समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान से देखिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो मिल गया, ये कितना मिल गया, के के जगह 1/4πε0, 2 के जगह 2, z के जगह z, E² बाय कितना R0। R0 को जरा सा इस तरफ ले आइए और के को जरा सा उस तरफ भेजिए, तो R0 डिवाइड से आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर 1/4πε0 2z E² अपॉन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये R0 का एस्टिमेशन है। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे नजदीक कब पहुंचेगा, कम ऊर्जा लेके आया, यहां से आया यहीं से वापस हो गया, और अधिक ऊर्जा लेके आया, अच्छा हम जा रहे हैं तुमसे लड़ने, यहां तक गया नजदीक, पूरा हिम्मत, एक पैग में थोड़ा नजदीक जाएंगे, 2 पैग में और ज्यादा और नजदीक जाएंगे, 8 पैग के 8 पैग ढार दिए, अब बाबूजी के मुंह में मुंह मिला, हाँ बोलिए क्या बात है कि नहीं। तो यही जितना एनर्जी लेके आएगा उतना नजदीक जाएगा। तो सबसे अधिक नजदीक कब पहुंचेगा, जब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो, मैक्सिमम, और इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अगर देखो कि हम लोग गोल्ड के लिए बात करेंगे, अगर फॉर गोल्ड के लिए हम लोग बात करेंगे तो गोल्ड के लिए Z इक्वल टू कितना है, 79, और अगर हम लोग R0 का बात करेंगे तो R0 का बात करेंगे तो कितना लिखते हैं, 1/4πε0 2ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी कैसा लेना है, मैक्सिमम। देखो Z इक्वल टू 79 है, ये तुमको पता है, 1/4πε0 का वैल्यू तुमको पता है, 9 × 10 का पावर 9, E का वैल्यू तुमको पता है, E का वैल्यू तुमको पता है कितना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और तुमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का भी वैल्यू पता है कितना, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इस सारे डाटा को हम लोग इसमें रखे और सॉल्व किए तो ये पाए क्या कि जो R0 का वैल्यू है ये करीब करीब 3 × 10⁻⁻14 मीटर के बराबर में आया। कितना छोटा सा न्यूक्लियस है, बात समझ में आया।
इसको जरा सा बढ़ाइए, तो R0 को मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 30 गुने 10 का पावर -15 मीटर। कोई दिक्कत है आपको? और आप ये बात जानिए कि 10 का पावर -15 मीटर जो होता है ये 1 फर्मी के बराबर में होता है। किसके बराबर में? फर्मी के बराबर। इसका मतलब जो R0 का वैल्यू है ये करीब करीब कितने का है? 30 फर्मी के बराबर में है। इससे ये बात का पता चला कि किसी भी नाभिक का जो रेंज होता है वो 10 का पावर -15 मीटर के रेंज का होता है। कोई थोड़ा छोटा होगा, कोई थोड़ा बड़ा होगा। नाभिक का एस्टिमेशन ऐसे लगने लगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहां से तुमको बोले क्या कि किसी भी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन से विस्थापित अल्फा कणों की संख्या अलग अलग थी। इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया, इससे भी एक फॉर्मूला दिया गया था यहां पर क्या कि विस्थापित अल्फा कणों की जो संख्या है, जो विस्थापित अल्फा कणों की संख्या है, ये विस्थापित अल्फा कणों की संख्या बराबर कहा क्या कि ये होता है कितना? kz² अपॉन sin4 θ/2। मतलब ऐसे लिखिए, किसी विशेष कण, किसी विशेष थीटा पर, मतलब हम चाहते हैं क्या कि 30 डिग्री पर कितना कण विस्थापित हुआ ये पता लगाना। तो सामने स्क्रीन में क्या रखा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर पता रहेगा, z। के कोई कांस्टेंट है, sin4 θ/2 का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमको उस कोण पर कितना थीटा विस्थापित हो रहा है जो निकल जाएगा। रट लेना है बस। समझ में आ रहा है बात? रट लेना है, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहां से क्या हुआ तुमको भाई, तो नाभिक के आकार का एस्टिमेशन भी लग गया। अब इसमें जो है तो एक टर्म आता है क्या, इसमें एक टर्म आता है क्या, जिस टर्म को आज जान करके हम लोग छोड़ेंगे, जिसका नाम है क्या? संघात प्रचाल। एक टर्म है क्या जिसका नाम है क्या? संघात प्राचाल। ठीक है, अब देखिए इस संघात प्रचाल को क्या कहते हैं। अब मान लीजिए क्या कि यहां पर अल्फा गन है थोड़ा देर के लिए, यहां पर जो है सो थोड़ा देर के लिए क्या है, आपका अल्फा पार्टिकल को इमिट करने वाला गन रखा हुआ है। यहां से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? और यहां पर जो है सो मान लीजिए क्या कि आपका कोई सा जो है सो नाभिक रखा हुआ है। कोई सा यहां पर क्या रखा हुआ है, ये न्यूक्लियस रखा हुआ है, नाभिक रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि अल्फा कण ऐसे आया, यहां से अल्फा कण ऐसे आया, यहां तक आएगा और यहां के बाद जो है सो ये अल्फा कण क्या हो जाएगा, ऐसे विस्थापित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे टकरा के वापस तो नहीं आएगा, साइड से टकराया, क्या हुआ, विस्थापित हो गया। तो देखिए कि अल्फा कण का जो प्रारंभिक वेग की दिशा थी ये थी ये, और नाभिक जो है ये है कहां पर, यहां पर। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप लिखेंगे क्या कि अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा, प्रारंभिक वेग की दिशा एवं नाभिक केंद्र के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग कहते हैं क्या, संघात प्रचाल कहते हैं। ठीक ना, संघात प्रचाल कहते हैं। और आपको ध्यान हो कि इस संघात प्रचाल को हम लोग स्मॉल b के द्वारा डिनोट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए प्रारंभिक वेग ऐसे है अल्फा कण का, अल्फा कण यहां से सब दिशा में निकलेगा, ये अल्फा कण एक ऐसे निकला। और नाभिक वाला लाइन कौन सा है, नाभिक वाला लाइन जो है आपका, ये नाभिक वाला जो लाइन है आपका, ये नाभिक वाला लाइन कौन सा है, ये वाला सीधा लाइन। तो इस दोनों के बीच का जो लंबवत दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, संघात प्रचाल। यहां पर लंबवत दूरी मत निकालने लगिएगा, ये जो लंबवत दूरी है इसे हम लोग R0 कहते हैं, जो पीछे निकाल ले। बात समझ में आया है? तो ये जो है R0, ये जो है ये नाभिक का, फिर आज भाभी जी लिखा रहा है, ये जो है सो नाभिक का त्रिज्या है R0। ये क्या है, नाभिक का त्रिज्या है। जबकि ये B जो है ये क्या चीज है, संघात प्राचाल है।
इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ध्यान देना, ये संघात प्रचाल का काम क्या है, 2 मिनट बस। संघात प्रचाल का काम क्या है? तुम सोचो कि अगर अल्फा ऐसे जाएगा तो सीधे सामने से जाएगा और सामने से 180 से वापस आएगा। थोड़ा ऊपर से जाएगा तो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा विस्थापित होगा। थोड़ा और दूर जाएगा थोड़ा सा कम विस्थापित होगा। अब यहां से गया सीधे चला गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इस संघात प्रचाल को जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं, बी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, विस्थापन का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो संघात प्रचाल का यह काम होता है क्या, कि अगर 0 है तो जाएगा 180 पे आएगा, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ऐसे जाएगा, ऐसे ज्यादा डिवाइड हो गया, है ना, ऐसे जाएगा थोड़ा सा डिवाइड होगा, ऐसे आया सीधे चला जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से संघात प्रचाल का भी उपयोग होता है। ये है क्या चीज संघात प्रचाल? तो भाई प्रारंभिक वेग और केंद्र के बीच की लंबवत दूरी। ये यहां पर कई लोग लंबवत दूरी देखने लगते हैं। ये लंबवत दूरी क्या है? नाभिक का त्रिज्या है। इस प्रकार से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल यहां पे हो गया क्या, खत्म। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कमियां कहां से आने लगी? तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमियां हैं, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, हम अभी नहीं लिखेंगे, क्या कि रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन में, ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के अस्थायित्व को दर्शाने में क्या रहा, असफल रहा। ये कहा कि किसी भी ऑर्बिट में घूमता होगा, पार्टिकुलर ऑर्बिट का नाम नहीं लिया था। दूसरा चीज क्या, ये क्या कहा कि लगातार ऊर्जा का ह्रास होता है जिससे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन डिस्क्रीट एकल स्पेक्ट्रम को ये डिवाइड नहीं कर पाया था कि ऊर्जा लेवल, ऊर्जा स्तर जो है सो फिक्स होता है। यहीं से हम लोग अगले दिन नील्स बोर की कहानी शुरू करेंगे, इसके कमी को जानेंगे और इसके कमी में कैसे नील्स बोर ने सुधार किया, कैसे इसने ऊर्जा स्तर को डिफाइन किया, इस ऊर्जा स्तर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या था, ये सारे चीज को देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। मैं उम्मीद करूं कि समझ में आ रहा होगा, मतलब अपन केमिस्ट्री भी अच्छा समझा सकता है। क्या बोल रहा है?